नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे एसआईआर पर। एसआईआर पर जब भी बात हो रही है, तो ज़्यादातर बात वेस्ट बंगाल की हो रही है। लेकिन आज मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश में एसआईआर। यहाँ भी चल रहा है एसआईआर। अवैध घुसपैठियों या बांग्लादेशी रोहिंग्यास के भागने की भी जब बात चल रही है, तो वो भी वेस्ट बंगाल के बारे में ज़्यादातर हो रही है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद भगदड़ की क्या स्थिति है। बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में भी भगदड़ है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी भगदड़ है, लेकिन सिर्फ एसआईआर से नहीं। दरअसल यहाँ दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पिछले महीने यानी आज महीने की पहली तारीख है और पिछले महीने 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। वो आदेश क्या था? वो आदेश था डिटेंशन कैंप बनाने का। अब डिटेंशन कैंप अचानक क्यों बनाया गया? ऐसा डिसीजन क्यों लिया मुख्यमंत्री ने? मैं बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ बनने की वो प्रक्रिया है, कहाँ-कहाँ बन गए हैं या किस तरीके से बनना है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने डिटेंशन कैंप अचानक उत्तर प्रदेश में क्यों बनवाना शुरू किया? उसकी वजह थी 2। एक, अल्फला यूनिवर्सिटी के बाद और दिल्ली बम धमाकों के बाद और उससे पहले भी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी बोला है, प्रारब्ध पर भी किया है। नेपाल और भारत की सीमा से लगते हुए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, महाराजगंज है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, बढ़नी है, ये सारे इलाकों में अवैध मदरसों की एक पूरी सीरीज थी। पहले उनका अभियान हुआ, उनका सत्यापन हुआ। उसके बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हो गया, तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस कार्रवाई को एक दूसरे लेवल पर लेके जाने का निर्णय हुआ उत्तर प्रदेश में। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, उसमें पढ़ाने वाले मौलाना, उसको फंड करने वाले, उनको चलाने वाले, इन सब के वेरिफिकेशन का काम पूरे युद्ध स्तर पर और पूरे उत्तर प्रदेश में ये सौंप दिया योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को। यानी एसआईटी जो विशेष तरीके के क्राइम के लिए एक स्पेशल फोर्स है, उसने शुरू किया ये काम। सामान्यतः ये काम कौन करता है? अल्पसंख्यक अधिकारी जिले का होता है वो करता है, या बहुत हुआ तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये काम सौंप दिया जाता है कि भाई आप करके सत्यापन दो। लेकिन नहीं, एसआईटी ने ये काम शुरू किया और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। उसी दौरान आ गया एसआईआर। जब एसआईआर आ गया तो एसआईआर के बाद जो वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो ऐसे आइडेंटिफाई होंगे जो घुसपैठियां हैं, और उत्तर प्रदेश में 4 तरह के घुसपैठियों की पहचान करने का एक कार्यक्रम तय किया गया है। एक तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या। दूसरे आप जान के चौंकेंगे कि पाकिस्तानी। आप अक्सर सुनते होंगे, अभी बिहार का एक मामला था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक मामला था जिसमें वो सरकारी टीचर तक बन गई थी महिला। इसके अलावा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा था, तब आपने देखा होगा पूरे भारत में अलग-अलग राज्यों में कोई 30 साल से, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 8 बच्चों के साथ, कोई 5 बच्चों के साथ, किसी का शौहर यहाँ, तो किसी की वाइफ यहाँ। तो इस तरह की चीज़ें तमाम निकली थी, तो पाकिस्तानी भी इसमें शामिल किए गए हैं। और एक और बार चौंकेंगे आप, अफ्रीका मूल के निवासी, जिनके ऊपर बड़ा कम ध्यान जाता है, वो भी अवैध रूप से अगर हैं, तो ये 4 लोगों को चिन्हित करना। अब इनको रखा कहाँ जाएगा? तो इसके लिए डिटेंशन कैंप की ऑर्डर हुआ और वो 22 तारीख को उन्होंने साइन कर दिया। 2 डिटेंशन कैंप पहले फेज़ में बनाने थे, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उसकी पहचान हो गई है और बाद में इसको हर जिले में टेम्पररी बेसिस पे डिटेंशन कैंप बनाने हैं। अब डिटेंशन कैंप बनाना कहाँ है? तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, या एक्सेस बिल्डिंग है उनका, यहाँ तक कि पुलिस लाइन में अगर कोई बैरक है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसको आइडेंटिफ़ाई किया गया और उसके बाद जिले-जिले स्तर पर। आप सोचिए आज 1 तारीख है, 30 तारीख का ये महीना था, 8 दिन मात्र इस ऑर्डर को पास हुए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और स्थिति क्या है अब सुनिए।
एक तो एसआईआर, दूसरा मदरसों की चेकिंग, तीसरा ये जो अवैध घुसपैठिए हैं उनका, और डिटेंशन कैंप का बन जाना। यानी उनको वहां पर रख देंगे। इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। मैं शुरू करता हूं राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में जो लोग भी रहते हैं, जरा नीचे कमेंट में बताइएगा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। बहुखंडी मंत्री आवास एक 3 इमारतों की श्रृंखला है, बहुमंजिली से। वहां पर मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं सरकारी। उसके ठीक सामने नज़ुल की एक बहुत बड़ी जमीन है, और उस जमीन पर हजारों की संख्या में छोटे टारपोलिन डाल के इस तरीके से वो सारे रहते थे। आपने लगातार देखा होगा वो काम क्या करते थे। वो काम नगर निगम में, जब से ये स्वच्छता अभियान बहुत पैमाने पर चलाया जा रहा है, तो बहुत से संविदा पर और डेली बेसिस पे नगर निगम अपॉइंट करती है, वो ठेका देती है और ठेकेदार उनको उठा के लेके आते हैं। ये सारे के सारे उसमें काम करते थे, और वहां पर 1,000 से भी ज्यादा बस्तियां बसी हुई थी। वो सब की सब खाली हैं। आज आप जाके वहां पर देखिए तो वो 2 या 3 है। मजे की बात ये, मैंने खुद वेरीफाई किया है। रुक के आप उनसे पूछेंगे कि कहाँ के रहने वाले हो, सब के सब असम बताएंगे। और मजे की बात, 99.99% अपने आप को बरपेटा जिले का बताएंगे। अगर तुम बरपेटा के हो, अगर तुम असम के हो, तुम्हारे पास पूरे दस्तावेज हैं, तो फिर तुम भागे क्यों? भाईजान, अम्मी जान, भगदड़ क्यों है? भगदड़ इसलिए है कि ये सारे के सारे अवैध हैं, और इनको पता है कि एसआईआर में जब हमसे दरियाफ्त किया जाएगा, पूछा जाएगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद योगी जी हमको उठा के डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। उसके अलावा एक और लखनऊ के ही राजधानी का मैं बता रहा हूं आपको, डालीगंज एरिया। डालीगंज एरिया में भी ठीक इसी तरह, और बल्कि बहुखंडी के मुकाबले 1.5 गुना या 2 गुना आप कह सकते हैं, एक पूरी अवैध बस्ती आज वो भी खाली है। सहारनपुर जिले, वहां भी यही स्थिति है, भगदड़ मची हुई है, और वो भाग रहे हैं। इसके अलावा मेरठ, बरेली, सहारनपुर मैंने आपको बता ही दिया। प्रयागराज की स्थिति यही है, बनारस की स्थिति यही है। अपने आसपास अगर आप नजर डालेंगे, हालांकि ये खबरें नहीं बन रही हैं, इस पर सो कॉल्ड स्थापित मीडिया इस पर खबर नहीं बना रहा है। इक्का दुक्का न्यूज अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह के भगदड़ की स्थिति को। मात्र 8 दिन अभी इस आदेश को दस्तखत करते हुआ है। अभी एसआईआर चल रहा है, उसकी समय सीमा भी पहले 4 तारीख थी, अब वो 11 तारीख तक हो गई है, बढ़ा भी दिया गया है। ये है एसआईआर का असर। और इसमें डबल डोज बाबा का तब जुड़ जाता है जब बाबा इसमें मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसों के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ, उनके जो मौलाना हैं उनके खिलाफ वेरिफिकेशन का अभियान। मैंने खिलाफ खिलाफ शब्द 2 बार बोल दिया, लेकिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ से बच्चे हैं? तेलंगाना के बच्चे हैं, आप चौंकेंगे। आप सोचिए, पौंडीचेरी का बच्चा उत्तर प्रदेश के मदरसे में पढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश का बच्चा पढ़ रहा है, असम का बच्चा पढ़ रहा है, न जाने कहाँ कहाँ और का बच्चा पढ़ रहा है। पढ़ाने वाले कहाँ से हैं? कोई मद्रास से है, कोई चेन्नई से है, कोई असम से है। ये स्थिति है। उनको फंड कौन कर रहा है, फंड का कुछ नहीं पता। अच्छा, बाबा ने एक और काम किया यहाँ उत्तर प्रदेश में। जब मदरसों का वेरिफिकेशन एसआईटी को सौंपा, तो फंडिंग में क्या होता है, ये ज्यादातर कहते हैं सब ज़कात के छोटे-मोटे जो चंदे आते हैं उनसे हमारे ये सारा एस्टेब्लिशमेंट चलता है। आप अगर बैंक के थ्रू ले रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसका तो हिसाब-किताब मिल जाता है। लेकिन ये अपना सोर्स न बता पाएँ, या इनके सोर्स को न जाना जाए, ये सीधे कह देते हैं कि हम 90% से ऊपर अपना पैसा कैश लेते हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है, कैश लेते हो तो उस कैश की एंट्री करा दो। किससे लिया है ये तो नोट करते होगे। भाई, अगर अताउल्ला खान ने तुमको दिया है, तो वो अताउल्ला खान ने 50,000 दिया है, तुम अब बता दो, अताउल्ला खान का एड्रेस बता दो, और हम उसके यहाँ वेरीफाई कर लेंगे कि उसकी पूरी इनकम कितनी है। एसआईटी बड़े आराम से निकाल लेगी कि अताउल्ला भाई, तुमने साल भर में कितने पैसे कमाए, कि जिसमें से तुमने 50,000 रुपया फलाना अल अरबिया मदरसा को दे दिया। तो अब उत्तर प्रदेश में ये जो दो तरफा, या आप कह लीजिए चौतरफा, एक तो बाबा का बुलडोजर, अगर अवैध कोई भी संपत्ति है, कोई भी तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसको गिराएंगे। मजे की बात ये आप याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों, अवैध इंक्रोचमेंट को गिराने का काम बुलडोजर से शुरू हुआ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक आदेश दिया, तो इसी देश के स्थापित मीडिया और इकोसिस्टम के लोग चिल्लाना क्या शुरू किए, रुक गया बाबा का बुलडोजर, थम गया बाबा का बुलडोजर।
लेकिन मैंने लगातार वीडियो बना के और उस समय भी सिंगल वीडियो बना के ये बताया था कि साहब आप उल्टा समझ रहे हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादी भी कन्फ्यूज़ हो गए थे कि देखिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हालाँकि उसकी अपनी वजह है क्योंकि कोर्टों का चाल-चलन ऐसा है और ख़ास तौर से सनातनियों के खिलाफ, ख़ास तौर से बहुसंख्यकों के खिलाफ। लेकिन मैंने उसी समय ये चीज़ तकनीकी रूप से क्लियर किया था कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बुलडोज़र पर, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना दिया, 7 पन्ने की गाइडलाइन आप गूगल पे खोजेंगे तो बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए 7 पन्ने का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। मैंने वो उसकी पूरी डिटेल सिंगल वीडियो में बताया था। मैं कोशिश करूँगा अगर वो वीडियो बहुत ज़्यादा नीचे ना चला गया हो तो मेरी टीम खोज के डाल भी देगी उसको, इसी के डिस्क्रिप्शन में। पूरे देश में बुलडोज़र चलने का रास्ता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खोल दिया था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अवैध एन्क्रोचमेंट पर बुलडोज़र की कार्रवाई को हम रोकेंगे नहीं। और बाबा ये कहते हैं, उनका काम कहता है कि किसी भी वैध प्रॉपर्टी पर हम बुलडोज़र चलाएँगे नहीं और अवैध को छोड़ेंगे नहीं। तो यही तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। उसने गाइडलाइन बना दी। वो गाइडलाइन अब उत्तर प्रदेश के लिए केवल नहीं है, वो पूरे भारत के लिए है। यानी अगर केरल की जनता कल को चाहे बुलडोज़र चलवाना, तो वो मांग करे और अपने कलेक्टर से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने मंत्री से। वेस्ट बंगाल में भी अगर बुलडोज़र आपको चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन आपको सरकार वैसी बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं इसी आधार पर कार्रवाई हो रही है, राजस्थान में कार्रवाई होते दिखाई दे रही है, उत्तराखंड में आपको ये कार्रवाई दिखाई दे रही है, और तो और अब बिहार में भी गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आने के बाद इस तरह की कार्रवाई दिख रही है। तो ये है डबल इंजन का शिकंजा जो उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण बन के सामने आया है, और अभी मात्र 8 दिन हुए हैं डिटेंशन कैंप बनाने के फैसले का, और भगदड़ जारी है। अब यहाँ पर एक बात आती है, चलते-चलते उसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। वेस्ट बंगाल से हमने देखा कि जो 24 परगना जिला है या मुर्शिदाबाद जिला है जो सीमावर्ती है, वहाँ से ये भाग रहे थे। एक घटना और हुई उसके साथ जिस पर ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि ये भागते हुए सिर्फ बांग्लादेश नहीं जा रहे। इनमें से बड़ी संख्या खासतौर से वेस्ट बंगाल से वो निकल के बिहार के रास्ते से नेपाल गई है। कहा ये भी जा रहा है और वाक़ई ये हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी भगदड़ मची है उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको जितनी जगह बताई, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये एक जगह से हट रहे हैं तो भारत के अंदर ही दूसरे राज्य या दूसरे जिले या दूसरी जगहों पर पसर जा रहे हैं। इनमें से पूरी संख्या नहीं जा रही है। इसीलिए डिटेंशन कैंप की ज़रूरत है, आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, ताकि ये जब एक बार डिटेंशन कैंप तक पहुँच जाएँगे, तो फिर वहाँ से इधर-उधर बिखरने की स्थिति इनके सामने नहीं आएगी, वो ऑप्शन नहीं होगा, वो रास्ता बंद हो जाएगा और सीधे फिर ये भेजे जाएँगे, डिपोर्ट किए जाएँगे। लेकिन वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार इनकी सहयोगी है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, चीखें निकल गई अखिलेश यादव की। डिटेंशन कैंप की घोषणा जैसे ही की, अभी दस्तखत भी नहीं हुए थे, और योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर अखिलेश यादव की राजनीति देखिए आप किस रसातल में जा रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये डिटेंशन कैंप इसलिए बना रहे हैं कि 27 में जनता इन्हीं को डिटेंशन कैंप में भेज देगी। अरे महाराज, अगर कोई अवैध अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई पाकिस्तानी, कोई अफ्रीकन मूल का जिसके पास दस्तावेज नहीं है, कोई वजह नहीं है, वो अगर हमारे यहाँ पर संसाधनों को खा रहा है, यहाँ मौज कर रहा है, यहाँ जी रहा है, तो आप क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों बचाना चाहते हैं उनको? बमुश्किल कुछ हज़ारों वोट होंगे, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति का इनका ये हाल है कि केवल और केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के ऊट-पटांग बयान देते हैं। तो इस समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये निकल तो रहे हैं, लेकिन जहाँ वेस्ट बंगाल में जहाँ सहयोगी सरकारें नहीं हैं, जहाँ इनके हित वाली सरकारें हैं, वहाँ आराम से एक जगह से पसर के दूसरी जगह। ऐसे में मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ मामलों में हमें एक समाज के रूप में, एक नागरिक के रूप में भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। धीरे से, आराम से, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है
किसी की निगाह में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। लेकिन जब आप घूमते-टहलते हैं, तो आस-पास के परिवेश में निगाह डालिए और अगर इस तरह की कोई बात आती है, तो उसको उचित तरीके से आपके पास तमाम संसाधन हैं। ट्विटर पे टैग कर दीजिए, फेसबुक पर लिख दीजिए, नहीं ट्विटर पे टैग करना, फेसबुक पे टैग करना, व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे बहुत सारे सक्रिय होंगे, वहाँ डाल दीजिए, अपने लोकल पुलिस को बता दीजिए, लोकल कारपोरेटर है उसको बता दीजिए, विधायक तक पहुँच है उसको बता दीजिए, किसी भी नगर निगम के अधिकारी को बता दीजिए या कर्मचारी को बता दीजिए, लेकिन अपने आस-पास विजिलेंट रहिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में भगदड़ मची है, जिस पर बेहद कम बात हो रही है और इसका दूरगामी असर होगा एसआईआर और उसी के साथ डिटेंशन कैंप, इनकी पहचान, इसमें रखा जाना, मदरसों का वेरिफिकेशन, ये कॉम्बो पैकेज है, जिसकी वजह से योगी जी का एक फरमान और भगदड़ की दहशत में है भाईजान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक, शेयर आप करते ही हैं। हाँ, बेल आइकन को अगर दबा लेंगे, तो किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मुझे यानी अवनीश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।